कैसी कंडीशन होगी भैया? देखो, मैं आप लोगों को एक बार और पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, एक बार समझ लो। तीन तरीके से इसको पढ़ लेते हैं। देखो, ये आपके सामने सेक्शन कौन सा पढ़ रहे थे हम? 106 पढ़ रहे हैं। 106 का नाम क्या है, इसको याद ही कर लेना आज की क्लास में, मतलब 10 मिनट की रहेगी। कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की पावर है। मतलब कुछ संपत्ति, पहली चीज, अगर मैं दो तरीके से इसको बांटूं, ठीक है, हमारी पहली लाइन बोल रही है पुलिस अधिकारी किसी संपत्ति को अभिगृहित कर सकता है और उसको डाउट है तो चुराई हुई है या ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिसमें अपराध के लिए किए जाने का संदेह। दूसरा पॉइंट बोल रहा है यदि पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसदक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल देगा। तीसरा पॉइंट बोलता है कि कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा। इसका मतलब अभिग्रहित संपत्ति की वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है या ऐसी संपत्ति अभिरक्षा के लिए उचित स्थान पर प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को जो अभिरक्षा में देगा, जो यह वचनबद्ध कर दे, बंद पत्र कर दे, संपत्ति को जब कभी अपेक्षा करे न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रोवाइजो बोलता है अभिगृहित की गई संपत्ति शीघ्रता प्रकृत्या क्षयशील होने वाली है, तो संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अगर अज्ञात है, अनुपस्थित है, ठीक है, तो संपत्ति का मूल्य 500 रुपए से कम है तो एसपी साहब क्या करेंगे, नीलामी द्वारा विक्रय कर देंगे। अगर 500 रुपए से कम है तो, है ना, और अगर डिस्पोज करना है उस प्रॉपर्टी को तो 503 और 504 का यूज किया जाएगा। ये वाली बात उसमें बोली गई है, ठीक है। अब समझना, देखो अब मैं इसको क्लियर कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझाता हूं। हम एक कहानी से चलते हैं, इसको हटा ही दो ना, आप लोगों को याद तो हो ही गया होगा या नहीं हुआ? नहीं भी हुआ तो देख लो। ये है हमारा पूरा प्रोसीजर, है ना। देखो, इसके अलावा जैसे कि हमने लिखा पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर, अभिगृहित को इंग्लिश में क्या बोला? सीज, बताइए, सीज बोला, ये पावर है। अब समझना, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर सीज करने की पावर है। अब ये पावर आपकी दो जगह बताइए, पहली चीज आपकी 106 में बताइए, दूसरी चीज आपकी 503 में बताइए, और तीसरी चीज आपकी 504 में 6 महीने में दावा नहीं करता तब की बात आई गई है। ये आपकी पूरी पावर है सीज करने की हर जगह, और अभी रिकवर करने की, ये सब चीजों करने की, अभी जब्त करने की पावर हम पहले बार भी पढ़ चुके। जब तलाशी वारंट जारी होता है, तलाशी करता है तो वो क्या करता है, एक सूची बनाता है, उस प्रॉपर्टी को रहता है अपने पास, लेता है और ले आता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देता है। ये प्रोसीजर हमने यहाँ पे भी पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सीज करने की बात कर रहा है, यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी सीज करने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो सीज करने की बात कर रहा है वो दो प्रॉपर्टी हमें देखने मिल रही है। पावर तभी होगी जब उसको क्या है, डाउट है। जब उसको क्या बन रहा है भैया, डाउट बन रहा है। और वो डाउट की कंडीशन दो स्टेज पे बन रही है। एक तो आपके स्टोलन प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ये डाउट है, मतलब चुराई हुई संपत्ति है वही प्रॉपर्टी, ये डाउट है इसलिए उसको अभिगृहित कर रहा है। दूसरा डाउट उसको क्या बन रहा है, दूसरा डाउट उसको ये बन रहा है कि ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में उस सीन ऑफ क्राइम पे मिल गई है। क्या मिली है, इसके सम सर्कमस्टेंसेस में ये उस पे मिली है। किस पे मिली है, आपके सीन ऑफ क्राइम पे, सीन ऑफ क्राइम पे मिली है। इसका मतलब अफेंस इसी के लिए हुआ है, ये डाउट है, इसलिए हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे। या इसका उस अफेंस से कुछ लेना देना है, जैसे कि बाल गिर गए, नाखून गिरा, मैं एविडेंस बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी नहीं है ना। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि कोई एक फटा हुआ पेज मिल गया, जैसे कि हो सकता है किसी का मान के चलो रिंग वगैरह मिल गई, ठीक है ना। प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल, इमूवेबल, मूर्त अमूर्त सब चीजों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात होती है, दूसरी चीज ये हो गई कि चलो ठीक है, इन दो डाउट में सिर्फ पुलिस ऑफिसर को पावर है, वो भी 106 में। कहां पे पावर है, 106 में पावर है इन दो चीजों पे। दूसरी चीज आती है कि अच्छा, अभिग्रहण करने के बाद आप करोगे क्या उस प्रॉपर्टी का। दो चीजें होती हैं, एक प्रोसीजर हम पे बने, फिर हमने प्रोसीजर समझा कि हम प्रोसीजर पे अगर हम बात करें तो हम दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि आप कहां चले जाओ, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर के पास चले जाओ, आईओ पीओ के पास चले जाओ। अगर आप सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हो, अधीनस्थ पुलिस ऑफिसर हो, तो आपको इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर के पास जाना है और आपको प्रॉपर्टी की तत्काल रिपोर्ट देनी है कि मैंने एक प्रॉपर्टी क्या करी है, अभिगृहित करी है। मतलब रिपोर्ट देना है तुरंत, तुरंत क्या देना है दोस्त, रिपोर्ट देना है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपके सामने क्या आएगी, दूसरी चीज आपके सामने ये आएगी कि आपको मजिस्ट्रेट साहब को भी रिपोर्ट देनी है। किसको रिपोर्ट देनी है,
मजिस्ट्रेट साहब को भी रिपोर्ट देनी है। तो मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट कौन देगा? एवरी पुलिस ऑफिसर देगा। कौन देगा भैया? एवरी पुलिस ऑफिसर देगा। पहली चीज ये हो गई, मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट दी, आईओपीओ को रिपोर्ट दी, तुरंत दी। यहां पे किसने दी? यहां पे सबऑर्डिनेट ने दी। और यहाँ पे एवरी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो जो जो प्रॉपर्टी अभिगृहित करेगा वो उसकी रिपोर्ट किसको देगा? तुरंत के तुरंत आपके कोर्ट को देना है। किसको देना है? कोर्ट लिखा है, मजिस्ट्रेट लिखा? कोर्ट लिखा होगा, कोर्ट लिखा है, ठीक है ना, न्यायालय को देना है। अब फर्क क्या होता है? अब फर्क एक ही चीज में आता है कि चलो हमने रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहली चीज, दो तरीके की प्रॉपर्टी होगी, एक तो होगी इजीली मूवेबल और एक होगी हार्डली, जिसको आसानी से नहीं लिया जा सकता या आसानी से रख नहीं सकते। और पुलिस ऑफिसर जो है, जो रिपोर्ट करने वाला है, इसके पर्पस होते हैं। पहला पर्पस होता है इन्वेस्टिगेशन, पहला पर्पस क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ही होता है, ठीक है। और दूसरा पर्पस होता है आपका क्या? कस्टडी में लेना, कि अंत तक चलने रहे, कि हम इसकी सुरक्षा रखे रहें। पहली चीज ये होते हैं। अब जब इजीली मूवेबल है तो ठीक है, आप ले जाइए, काम कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी सुगमता से ले जाने लायक है ही नहीं, पहली चीज, मतलब अब हार्डली है, मतलब आसानी से मूवमेंट नहीं होगा, आसानी से नहीं ला सकते कोर्ट में, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, प्लेस पर नहीं रख सकते। और तीसरी चीज क्या है? ये तीसरी चीज बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक नहीं है रखना। तो उस कंडीशन में क्या प्रोसीजर बनती है? उस कंडीशन में ये पूरा हो गया, बनाना तो नहीं है, नहीं ना, दिक्कत नहीं है, आप लोगों को तो डायरेक्ट याद है, ठीक है। इसमें इस कंडीशन में क्या हुआ? इस कंडीशन में ये हुआ कि उस ऐसे पर्सन के पास, मतलब एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के पास, हम जो उससे प्रॉमिस करवाएंगे, उससे क्या कराएंगे भैया? प्रॉमिस प्लस बॉन्ड क्या कराएंगे? एग्जीक्यूट कराएंगे, बॉन्ड भरवाएंगे। और उससे बोलेंगे कि जब जब कोर्ट के समक्ष लाना है आपको, बिफोर ऑफ कोर्ट, तो उसको आदेश देंगे, मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि भैया आपको क्या करना है, आपको कोर्ट के समक्ष लाना है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करा दिया। अब देखिए समझना, ये इतनी चीज तो आपकी समझ में आ गई कि ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है, क्योंकि उसको आवश्यक नहीं समझा जा रहा है इसलिए, और वो इजीली मूवेबल नहीं थी, इसलिए कोर्ट में लाना ले जाना बार बार संभव नहीं है, इसलिए जिस व्यक्ति को बार बार बुलाया जाएगा वो लाएगा प्रॉपर्टी। अब अगला पोर्शन क्या बोला था? अगला पोर्शन ये बोला था, जो प्रॉपर्टी है भाई साहब, ये प्रॉपर्टी जो है ये दो तरीके की फिर बन सकती है। एक तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लाइफ, और एक शॉर्ट लाइफ। शॉर्ट लाइफ मतलब क्या होता है? ये पेरिसेबल नेचर की होती है। कैसा होती है भैया? ये पेरिसेबल नेचर की होती है, ये फटाफट नष्ट होने वाली प्रॉपर्टी होती है। अब एक कंडीशन लगाई इस प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी की वैल्यू देखो, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 500 रुपए से कम है तो उस कंडीशन में पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर कौन है? पावर एसपी साहब के पास है। एसपी साहब ऑर्डर देंगे, क्या देंगे? इस प्रॉपर्टी को नीलाम करके विक्रय करो। नीलाम द्वारा क्या करना है? विक्रय करना है, सेल करना है, नीलामी द्वारा सेल करना है, ठीक है। और इसका तुरंत एग्जीक्यूशन कराएंगे, तुरंत सेल करा देंगे। पहली चीज, क्योंकि वो पेरिसेबल नेचर की है, पहली चीज हो गई। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद सीधा सीधा ये बोलता है कि चलिए ठीक है, अगर 500 रुपए से ज्यादा किए तब क्या करोगे? और अगर व्यक्ति 6 महीने में दावा लगाने की बात बोली गई है, जो इसमें मतलब आपके सेक्शन 503 और सेक्शन आपके 504 के बारे में जो बात बोली गई है, ये क्या बोली गई है? ये तो यही बोली गई है कि डिस्पोजल कैसे करोगे, व्ययन कैसे करोगे प्रॉपर्टी का,
अगर पुलिस ऑफिसर ने अभिग्रहित करी है, पहली चीज। और दूसरी चीज वो बोल रहा है कि 6 महीने के भीतर भीतर अगर दावेदार नहीं आता, जो कि 504 में बोला गया है, तब उसका डिस्पोजल कैसे करोगे, बैन कैसे करोगे। तो ये 500 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगा, क्योंकि नीचे की प्रॉपर्टी है तो एसपी साहब फटाफट ऑर्डर करेंगे, नीलामी द्वारा विक्रय करा देंगे। क्लियर टॉपिक हो गया। इसका मतलब अब फिर हमारे पास क्या आया, फिर हमारे पास एक केस आया। उस केस में नेमीचंद्र जैन, कौन सा केस है भैया, नेमीचंद्र जैन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज कस्टम, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में, मतलब नेमीचंद्र जैन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज कस्टम के बारे में ये बात बोली गई है। और इसमें ये बोला गया कि पुलिस ऑफिसर को जो 106 में जो पावर दी गई है वो एक्सटेंडेड पावर है। इसका मतलब एक्सटेंडेड पावर कैसे एक्सटेंडेड पावर है कि पुलिस ऑफिसर यहां तो किसी भी प्रॉपर्टी को अभिग्रहित कर सकता है, लेकिन अन्य विधि में भी किसी भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, अभिग्रहित करने की पावर दी गई है 106 के अधीन, पहली चीज। दूसरा, फिर एक और केस आया, कौन सा केस है, तीस्ता अतुल शीतलवाड़ वर्सेस गुजरात राज्य, एआईआर 2017 का जो केस आया, उसमें भी ये बोला गया कि पुलिस ऑफिसर को इतनी पावर है 106 में कि वो किसी भी अभियुक्त व्यक्ति की प्रॉपर्टी के साथ साथ उसको बिना बताए बैंक खाते कोई प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकता है, सीज कर सकता है, अभिग्रहित कर सकता है। ये हमारे पास दो चीजें आपके बहुत अच्छे से 106 पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए इसके बाद आते हैं 107। 107 क्या बोल रहा है आपका? 107 अब देखो, संपत्ति की कुर्की हुई, जब्ती हुई या वापसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, है ना। अच्छे से इसको समझना, चीजों को बिल्कुल बारीकी से इसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है, इसको भी समझना है, ठीक है ना। चलिए, तो संपत्ति की कुर्की, संपत्ति की जब्ती, संपत्ति की वापसी, इन सब के बारे में बात करी गई है। आइए देखते हैं क्या बात करी गई है। देखो क्या बात करी गई है, समझते हैं। माइक में आवाज कम आ रही है क्या? ऐसा लग रहा है मुझे। देखो जरा माइक में आवाज कम तो नहीं आ रही भैया? हैं? नहीं आनी चाहिए यार, आनी चाहिए कि नहीं? कम आती है, एक मिनट। अब आ रही है? चलो वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर को फिर समझते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर को फिर समझते हैं। तैयारी है वो तो। अब ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलो अब देखिए आगे फिर से, ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट को फिर से आगे बढ़ाता हूं। अच्छी आ रही ना? चलो ठीक है, तो वेरी गुड। एक सौ सात बहुत इंपोर्टेंट है, संपत्ति की कुर्की, जब्ती और वापसी के बारे में बात करता है। देखो 107 बोलता है, जहां किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करते समय यह रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्षता है अप्रत्यक्षता किसी अपराधी प्रक्रिया क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप या किसी अपराध को कारित करने से व्युत्पन्न होती है या प्राप्त की जाती है, तो वहां यथास्थित ही पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से ऐसी संपत्ति की कुर्की के मामले के विचारण के लिए अपराध का संज्ञान करने या सुपुर्द करने की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए न्यायालय या मजिस्ट्रेट को कर सकेगा। अब देखो कुछ भी नहीं बोला गया है, कितना प्रोविजन है इसमें, कितने प्रोविजन है? 8, ठीक है। बहुत बड़े ना यार, छोटे से छोटे। ये है समूसे, कितने समूसे हैं? 8 समूसे हैं। और इन 8 समूसों को किसको खाना है? हमको खाना है। चटनी लगा के खाना है क्या? 8 मोमोज म्यावनी के साथ और सॉस के साथ, ठीक है। और कुछ दही वही डाल दूं क्या मोमोज में? नहीं, चटनी। अरे चटनी तो ले लो।
आप लोग चटनी ले लो, चटनी दे रहा हूं मैं, चटनी, चटनी लगेगी क्या? नहीं लगेगी, ठीक है। अरे चटनी लगेगी, चटनी भी लगेगा इसमें, और गरम लगेगा तो दही भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भैया, ये समोसे ऐसे नहीं बनते, ये मेरे लिए समोसे हैं, आप मोमोज मान सकते हो, मोमोज मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मोमोज मुझे पसंद नहीं है। मोमोज को देख के अच्छा नहीं लगता मुझे, तो ऐसे ही आते हैं, ऐसे मारने, मुंह पे मारने लायक आते हैं, है ना। चलो ठीक है भैया, कोई मोमोज लवर हो तो मेरे को गाली मत देना, है ना। लेकिन शिद्दत की बात तो यही है कि मोमोज मुंह पे मारने लायक आते हैं, ऐसे पकड़ के, ऐसे ही आते हैं ना, ऐसे ऐसे गुम्मत से बने होते हैं, इधर से पकड़ लो और ऐसे मार दो, क्या देखते आते हैं। टॉपिक क्लोज करता हूँ मैं मोमोज का ज्ञाता नहीं हूँ, ठीक है। चलो 107 क्या बोल रहा है, 107 बोल रहा है किसी पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करते समय, देखो सबसे सीधी बात, जहां भी पुलिस अधिकारी आएगा वहां इन्वेस्टिगेशन आएगा, ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लेना। ये बोल रहा पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करते समय क्या लग रहा है, रीजन है, विश्वास है, विश्वास ये लग रहा है कि देखो यार वो प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्षता है अप्रत्यक्षता, किसी अपराधी के क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप, मतलब अपराधी ने कुछ काम करा और उसका जो रिजल्ट निकला, या किसी अपराध कार्य करने से व्युत्पन्न हुई है, अराइज हुई है। घर में चोरी करने गया और चोर उठा लाया, क्या उठा लाएगा चोर, जाएगा तो क्या उठा के लाएगा, कीमती सामान। तो क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, गया था चोरी करने, मान के चलो जैसे कि क्या होता है, किसी को इंसान मारने जाता है और जब उसको मार ही दिया तो उसकी तिजोरी खोलता है और देखता पैसा पैसा, अपराध हुआ मर्डर का, और आपने उस अपराध के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त करी, एक प्रॉपर्टी प्राप्त कर ली। ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा व्युत्पन्न हुई है या प्राप्त की जाती है, हो गई। तो यथा स्थिति पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी साहब, या पुलिस कमिश्नर मतलब आपके कमिश्नर साहब, ठीक है, के अनुमोदन से ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए मामले का विचारण करने के लिए अपराध का संज्ञान करने या सुपुर्द करने की अधिकारिता का प्रयोग रखने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकेगा। अब आपको कंफ्यूजन यहीं आएगा, पहली चीज आवेदन कौन दे रहा है, दूसरी चीज कुर्की कौन कर रहा है, तीसरी चीज इन्वेस्टिगेशन में जांच ने किस करी। अब सबसे खतरनाक कहानी तो यही आ रही, तो इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर, पहली चीज देखो। अब इसको पहले सिरे से बनाना स्टार्ट करेंगे तब जाके आप लोग जीत पाओगे, ठीक है ना। कला है ये, कला आपकी वाली कला नहीं है, ये मेरी वाली कला है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ करवा चौथ का उनके, नहीं अरे फिर कैसे पड़ोसी हो यार, पड़ोसी का एक धर्म होता है कि अगर किसी के घर में कुछ चल रहा है तो कान लगा के सुनना, दिस इज द रियल पड़ोसी, ये फेक पड़ोसी है। आप पड़ोसी ठीक नहीं हो, पड़ोसी आप हो ही नहीं, पड़ो आप वहां से शिफ्ट हो, दूसरी जगह जाओ पड़ोसी बनने। पड़ोसी अगर कहीं छींक आती है ना तो वो पड़ोसी को पता चलता है कि इन भाई साहब ने कल 3 बार छींका है, कोई दिक्कत है तो सुबह पूछने आ जाएंगे, और इसलिए पूछने आएंगे क्योंकि नमक मिर्ची मसाला लगा के दूसरे को सुनाना पड़ेगा कि इनके घर पे तो ये चलता है, ठीक है ना। तो पड़ोसी भैया, पड़ोसी इज अ बिग, आपकी लाइफ का एक आधारशिला पड़ोसी है, समझ रहे हो, पड़ोसी बिन संसार नहीं। अगर आप जंगल में रहोगे तो आपको कोई भी चोट लग जाए या आप किसी का बुरा कर दो तो कौन आपको देख रेख करने वाला आएगा, बेचारा वो पड़ोसी ही है जो आपसे सिर्फ पूछने आएगा, आपकी सहायता करने नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो खैर, पड़ोसी, आई लव पड़ोसी। चलो अब पुलिस अधिकारी को पावर है, देखो सबसे पहले तो 3 चीजें हैं, आपकी एक प्रॉपर्टी जिसको अटैच कर सकते हैं, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जिसको क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, जब्त को क्या बोलते हैं, सीज। और हाँ फोर्थ फीचर वही बोलते हैं इसको भी, और रिकवर वापसी, रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन ही है ना, चलो ठीक है, वापसी।
सबसे पहला पॉइंट ही आता है कि प्रॉपर्टी को भैया जब्त कौन करता है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर किस कंडीशन में करता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किस कब करेगा? पहली चीज तो ऑफेंस होने पे ही करेगा ना, ऑफेंस होने पे ही करेगा, बिना ऑफेंस के नहीं करेगा। या उस ऑफेंस से कोई अराइज होती है प्रॉपर्टी, उसको अरेस्ट उसको करेगा। ऑफेंस से अराइज हो गई कोई प्रॉपर्टी, उसको फोरफीचर करेगा। वो ये सब प्रोसीजर कब करेगा? इन्वेस्टिगेशन में। ये लीजिए बॉस, क्लियर हुआ पहले वाला। अब आते हैं, क्या बोला? प्राप्त की जाती है तो वह यथा स्थिति जैसे है पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर ऑफ पुलिस के अनुमोदन से। अप्रूवल कौन देगा? अनुमोदन। अनुमोदन कौन देगा? कमिश्नर ऑफ पुलिस। और यथास्थिति अगर प्राप्त की जाती है तो यही पुलिस ऑफिसर उठेगा यहां पे, यही पुलिस वाले आएंगे। ये अप्रूवल अनुमोदन किससे लेंगे? आपके एसपी साहब से और आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस से, दो लोगों से अप्रूवल चलेगा। आपके एसपी साहब से, आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस से, ठीक है ना। तो अनुमोदन से ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए, देखो अटैचमेंट के लिए अप्रूवल कौन दे रहा है? ये दोनों अप्रूवल दे रहे हैं। और अटैचमेंट के लिए जा कौन रहा है? आपके पुलिस ऑफिसर जा रहा है, तो ये बोल रहा है अटैचमेंट के लिए। अप्रूवल किसके लिए मांगा? अटैचमेंट के लिए। तो बोल रहा है कुर्की के लिए और मामले के विचारण करने के लिए। दूसरी चीज, पहली चीज हो गई कुर्की के लिए, दूसरी चीज हो गई ट्रायल के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल, ठीक है। दूसरी चीज हो गई ट्रायल के लिए। और तीसरी चीज क्या हो गई दोस्त? कॉग्निजेंस के लिए। कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है? संज्ञान। तो तीसरी चीज किसके लिए हो गई? संज्ञान के लिए, ठीक है। या किसी भी सबोर्डिनेट, किसी भी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करने के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए। या आप ये बोल दो, इसको ट्रांसफर नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं कमिटल करने के लिए। कमिट करते हैं, सुपुर्द करते हैं, ठीक है ना, कमिटल स्टेज पे। तो ये चार चीजें हैं। अप्रूवल मांगना है, अनुमोदन, अनुमोदन किससे लेना है? अनुमोदन से इनके, आपके पुलिस ऑफिसर के, आपके सॉरी कमिश्नर ऑफ पुलिस के और एसपी साहब के अनुमोदन से उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, आपके मामले के विचारण के लिए, आपके कॉग्निजेंस संज्ञान करने के लिए, आपकी किसी प्रॉपर्टी को सुपुर्द करने के लिए अधिकारता वाले प्रयोग करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकेगा। किसके अनुमोदन से? एसपी और, अब आया समझ में? पूरी लाइन क्लियर हुई? एक बार पहले पढ़ा था तो कंफ्यूजिंग हो गया था कि आवेदन कौन। तो ये बोल रहा है ये इसके अप्रूवल लेगा, किस लिए लेगा? कि सर अटैचमेंट, सर ट्रायल के पर्पस से, सर कॉग्निजेंस, और सर आपके कमिटल। कोई कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को भेज दीजिए जिसकी जुरिडिक्शन में वो काम कर पाए, जो ट्रायल कर पाए। मतलब जो ट्रायल करेगा, जो विचारण करने के लिए रहेगा सक्षम, वही काम करेगा, ये वाला चीज है ना। तो ये बोल रहा है आवेदन करेंगे। तो आवेदन कौन करेंगे भैया? आपकी एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है ना। और कहां पे लगाई? कॉम्पिटेंट कोर्ट में। जो क्या करे? अटैच कर पाए, जो क्या कर पाए? ट्रायल कर पाए, जो क्या कर पाए? कॉग्निजेंस कर पाए, जो क्या कर पाए? कमिट कर पाए, है ना। चीजों को समझ में आई? बात को वहां करना है। अब आ जाते हैं फिर से, इतना समझ में आया भैया दोस्त? चलो आगे बढ़ जाएं। अभी रेस्टोरेशन हटा दो, रेस्टोरेशन बाद में देखें। अब आता है आपका सबसेक्शन 2। पहला समोसा कैसे लगा? मिर्ची अच्छी है? टेस्ट, टेस्ट कैसा है? अच्छा है, ठीक है, खाओ। एक खा लिया ना, चलो दूसरा खाते हैं। आओ, क्या लिखा है? दूसरा, यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट को साक्ष्य लेने के पूर्व या पश्चात यह विश्वास है, भैया रीजन टू बिलीव लगा लेना यहाँ पे, है ना। रीजन टू बिलीव इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। मतलब अगर ये लॉ का एक ऐसा टर्म है जहां ये ना लिखे रीजन टू बिलीव, तो ये समझ लो गुड फेथ शो ही नहीं हो पाएगा।
अगर रीजन टू बिलीव लिखा है मतलब गुड फेथ में काम चल रहा है, हमें विश्वास था सर कि यह वो ही आलोक शर्मा है जो चोर है, जबकि वो आलोक शर्मा तो बहुत बड़ा इंसान था, लेकिन मैंने तो गलती से आलोक शर्मा वो उठा लाया जो चोर है। तो आपकी गलती नहीं है, जबकि अंदर भले कुछ भी छुपाओ, लेकिन एक वर्ड आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है। रीजन टू विश्वास करने का कारण था सर मेरे पास कि अब ऐसे आलोक नाम के तो 1000 इंसान थे, तो मुझे लगा कि यही होगा शकल से। तो बेचारे को 2 दिन जेल में रखा, कुछ नहीं है दिक्कत, बढ़िया ठोका पीटा, अच्छा पैसे वैसे किया, ठीक है ना। ठीक है, अब ये बोला विश्वास करने का कारण है कि सभी ऐसी संपत्तियों में कोई अपराध के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब मान के चलो कोई संपत्ति ऐसी है जो अपराध के लिए प्रयुक्त की जाती है, मतलब या तो अराइज हुई हो या उसी के थ्रू लड़ाई हुई हो, जो भी चीजें हैं, उसका सीधा सीधा कनेक्शन किससे, अफेंस से कनेक्शन है उस प्रॉपर्टी का। तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को 14 दिनों के भीतर कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी करेगा कि क्यों ना कुर्की का आदेश किया जाए। इसका मतलब इसकी लिंक बिठाओ। कैसी लिंक बिठाओ, इसकी लिंक ऐसी बिठाओ आप लोग। अरे यार वो चला गया, खैर चलो इस तरफ आते हैं, इसकी लिंक हम ऐसे बिठाते हैं। क्या बोला, दूसरा समोसा है आपका 10 रुपए का। क्यों, क्योंकि आप ऐसा याद रख लो, दूसरा समोसा है 14 दिन का या 14 रुपए का। कितने रुपए का है, 14 रुपए का। क्यों 14 रुपए का है, ये बोल रहा है 14 दिन का आपको कारण दर्शित वाला नोटिस जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रीजन नोटिस। इस समोसे का नाम है रीजन नोटिस, ठीक है ना। अब इसमें बोला क्या, इसमें बोला कि देखो पहला क्वेश्चन ये लगाया है, क्यों लगाया है, अटैचमेंट क्यों ना करी जाए। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्शन ले रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं, और मतलब इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है हमारा लॉ, हमारा लॉ ये कहना चाह रहा है कि 14 दिन के भीतर भीतर कारण बताओ, और अगर कारण नहीं बताओगे तो हम अटैच कर देंगे प्रॉपर्टी, और अगर आप कारण बता दोगे तो नहीं करेंगे। आप हमें ये बताओ ना कि ये प्रॉपर्टी जो अराइज हुई है या प्रॉपर्टी जो मिली है, ये अपराध से कैसे कनेक्ट नहीं है, या वो अपराध से आपकी प्रॉपर्टी वास्तविकता में आपकी है इसी के लिए अफेंस तो नहीं हुआ, या इस प्रॉपर्टी इस अपराध से ही तो ये प्रॉपर्टी अराइज नहीं हुई, क्या इस अपराध के नेचर पे ही तो नहीं पाई जाती है। ये सब चीजें मिलने के बावजूद पहले कारण बताओ कि क्यों ना इसको अटैच किया जाए, 14 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा आपको आंसर देने का, पहली चीज, ठीक है ना। ये समझ में आया। दूसरे वाला, दूसरे वाले में प्री में यही आएगा। तो पहली चीज आपकी ये थी, और दूसरी चीज आपकी 14 दिन के बारे में थी। अब आइए भैया, हमारा स्टार्ट होता है कौन सा समोसा, तीसरा वाला समोसा। तो पहला वाला किसने खाया, मैंने। दूसरा वाला किसने खाया, मैंने। और तीसरा वाला कौन खाएगा, मैं ही खाऊंगा, ठीक है। तो चलो, अब बोल रहा है जहां सबसेक्शन 2 में किसी व्यक्ति को जारी किया गया कोई नोटिस, जिसका इंटरेस्टेड पर्सन है, उस प्रॉपर्टी में हेड वगैरह है, उसकी बारे में बात हो रही है, ठीक है। किसी संपत्ति को वृद्धनिष्ठ करता है, स्पेसिफिक करता है कि भैया ये प्रॉपर्टी है जो किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की जा रही है। मान के चलो मैं हूं, प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी, और धारण कौन कर रहा है, आप। अन्य व्यक्ति के निमित्त कोई और धारण करता है, नोटिस किसके पास आ रहा है, और मैंने स्पेसिफिक किया कि ये व्यक्ति धारित करता है। अब तो ऐसे नोटिस की एक प्रति उस अन्य व्यक्ति को भी दी, अब आपको भी दी जाएगी। बस क्या बोला, कुछ नहीं बोला, जो बोला ये बोल रहा है रीजन नोटिस वाला एक कॉपी जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है उसको भी जाएगी। जो धारित की जा रही है, जिसकी पोजीशन में वो धारित की जा रही है, एक कॉपी किसको जाएगी भैया, उसको भी जाएगी। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। बहुत अच्छे से याद रखना है ना।
इसमें ये प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अपराध के लिए काम आती है, अपराध के लिए प्रयुक्त हो रही है कोई प्रॉपर्टी। इसके बारे में चल रहा है पूरा मैटर, ठीक ना। अपराध के लिए प्रयुक्त हो रही है कोई प्रॉपर्टी, उसके बारे में पूरा मैटर चल रहा है, ठीक है ना। और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा धारित की जा रही तो एक नोटिस उसको भी जाएगा, कॉपी इसकी। तो ये तीसरा वाला है इसका। चलो अब आगे बढ़ जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है फिर से, अब आया कौन सा समोसा, चौथा समोसा, ठीक है ना। देखो आप कितनी जल्दी जल्दी समोसे खा रहे हो, शर्म नहीं आती। 50 रुपए हो गए, ठीक है। चलो, न्यायालय या मजिस्ट्रेट स्पष्टीकरण यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात, अब देखो एक्सप्लेनेशन बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो यार स्पष्टीकरण अगर आप देना चाह रहे हो, कारण दर्शित नोटिस गया आपको, स्पष्टीकरण दे दीजिए। और नोटिस भेजने का, साक्ष्य लेने के बाद भी नोटिस भेज सकता है और साक्ष्य लेने के पहले भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट नोटिस भेज सकती है, ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एविडेंस मिल गया तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट स्पष्टीकरण यदि कोई दे रहा है, दे दो, और उस पर हम विचार भी कर लेंगे। विचार करने के पश्चात उपधारा 2 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा। लो, तुम पहले ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं, सर ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऐसी वगैरह वगैरह कुछ भी आप दे रहे हो, प्रॉपर्टी अगर पाई जाती है अपराध के लिए यूज की जाती है, आप कुछ भी रीजन दे रहे हो, जैसे कि हरदा विस्फोट कांड हुआ तो हम कुछ भी रीजन दें उसमें। अब भैया हमें तो पता लाइसेंस बिना लाइसेंस के चला रहे थे, आपको पता था, आपने सिक्योरिटी पर्पस ध्यान में नहीं दिया और कल के दिन विस्फोट होता है तो हम तो यही मानेंगे ना आप इंटेंशनली चीजों को यूज करते थे अपने फायदे के लिए, आप कर्मचारी का नहीं सोचते थे, आप सोच रहे थे या कुछ भी इंटेंशन। क्योंकि कभी भी ऑफेंस जब होता है तो हम दुर्घटना को उसका रूप तब तक नहीं देते जब तक कि सिद्ध ना कर दे कोई व्यक्ति, है ना। क्यों, अब तेज गाड़ी आ रही है तो कोई ठोक के चला गया या ठोक के मार दी तो हम तो ये माने जानबूझ के गाड़ी मारी साले ने, जानबूझ के कोई पुरानी दुश्मनी होगी, यही मानते हैं। और यही कोर्ट प्रिजम्पशन पे रहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे रहता है कि आप प्रूफ करो भैया कि आपने किया है नहीं है, आपने धोखे से किया, तो ये वाली चीज है उस पर विचार करेगा और बोलेगा कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक तथ्यों को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसी संपत्तियों के संबंध में जो अपराध का आगम होना पाई जाती है कुर्की का आदेश पारित कर सकता है। अपराध का आगम होना पाई जाती है, पहले चीज तो आप ये समझ लो आगम क्या होता है, संपत्ति के आगम क्या होते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन आप खोलिएगा 111, और 111 में लिखा है सबसे ज्यादा नीचे वाली पॉइंट पे ई में, 111 का ई, संपत्ति के आगम, हाँ अपराध के आगम, वही पढ़ो, हाँ जो भी है। जिनके अंतर्गत मुद्रा अंतरणों को अंतर्विलित करने वाले अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त कोई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य अभिप्राप्त है। समझ गए, प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी बेच दी, अराइज हो गई। अब मान के चलो कि आपने कोई क्रियाकलाप करा, आपराधिक क्रियाकलाप, और उसको अंतरण कर दिया मुद्रा के बदले, चोरी करी आपने किसी चीज की और आपने पैसा कमा लिया उससे, आपने तुरंत बेच दिया, या आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली आपने उसका डुप्लीकेट बनवा दिया, कुछ भी आपने किया तो वो सब क्या होंगे, अपराध के आगम होंगे। तो यही बोल रहा है कि अपराध के आगम के बारे में कि बोले संपत्ति के संबंध में जो अपराध का आगम है, तो अपराध का आगम समझ गए आप लोग कौन है, उसका होना पाया जाता है, मतलब परिणाम स्वरूप एट द एंड क्या आया, आया तो संपत्ति आई या तो संपत्ति का कोई मूल्य आया। तो ये बोला कुर्की का आदेश पारित करेगा, क्या करेगा, ये कुर्की का आदेश पारित कर देगा। इसका मतलब अगर आपकी संपत्ति भी पाई जा रही है तो भी, और संपत्ति का वैल्यूएशन भी अगर है तो भी, अपराध का आगम अगर पाया जाता है तो उसकी अटैचमेंट तय है, वो भी किसके संबंध में, संपत्ति के संबंध में। देखो तीसरा समूसा, चौथा समूसा आप लोगों को शायद तेज लग रहा है, तेज लग रहा है क्या, ठीक है अभी रुक जाओ, इसमें खटाई डालते हैं थोड़ी सी, मीठा डाल दूं, ठीक है। मीठा खाते हो आप लोग, अरे समोसे की दुकान है ये, जलेबी चाहिए, ठीक है जलेबी करते हैं, रुको चलो। नहीं जलेबी इसलिए नहीं है, अरे यार लो जलेबी है ही नहीं, अगर लो जलेबी हो गई तो वहीं की वहीं घूमते 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 कोई दिक्कत की बात नहीं है। आजकल जलेबी बनती कैसी, जलेबी आजकल जलेबी जैसी बनती नहीं है,
कौन सी जलेबी आजकल ऐसी बनने लगी है, ऐसी 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 ऐसी, मैंने तो ऐसी नहीं खाई, मैंने तो ऐसी ऐसी खाई, मैंने तो ऐसी जलेबी बिल्कुल नहीं खाई अभी तक, ऐसी बिल्कुल ऐसी बनी हुई। ठीक है यार, हमारे पास एक मिस्त्री है, हलवाई सॉरी, आपको अगर जलेबी खाना है तो ऑर्डर ले लूंगा मैं, दिवाली पे, दिवाली आई रही है, ठीक है, मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी आज शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो संपर्क करो, ऐसी जलेबी खाओ, चाहे ऐसी जलेबी खाओ, जैसी आपको जलेबी खाना, पाकिस्तान वाली जलेबी खाना है तो वो भी बन जाएगी, ठीक है ना, क्लियर, बिजनेस अच्छा खोल दिया आपके लिए, बढ़िया। चलो इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद 4 वाला पॉइंट ये है कि सबसेक्शन ये है कि कोई भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट को स्पष्टीकरण मिल गया, और स्पष्टीकरण मिलने के बाद एक्सप्लेनेशन मिला, और एक्सप्लेनेशन पे भी विचार करेंगे, ये क्या करेंगे भैया, उस पर महत्वपूर्ण तरीके से विचार किया, तब भी उसके अधीन रहते हुए भी कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा, दिक्कत की बात नहीं है, कर सकेगा, मैं प्रिज्यूम है, सकेगा नहीं, शैल प्रिज्यूम थोड़ी, लगता है तो करेगा, नहीं लगता तो नहीं करेगा। तो यह बोलता है ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक तथ्यों का, तात्विक तथ्य जो परिणामतः जो सिद्ध होते, तात्विक तथ्यों का या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, देखो पहली चीज एक्सप्लेनेशन मिल गया तो नोटिस जारी करे या ना करे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। लेकिन दूसरी चीज बोल रहा है कि अगर जो उसके समक्ष जो फैक्ट आए हैं उस पर तो विचार करेगा, और जो पर्सन आए हैं उनको तो हियरिंग अपॉर्चुनिटी देंगे कि नहीं देंगे, बताइए, हियरिंग अपॉर्चुनिटी देंगे, और हियरिंग अपॉर्चुनिटी देने के बाद अगर उस प्रॉपर्टी के संबंध में लगता है कि वो किसी अपराध से आगम से प्राप्त हुई है, अगर अपराध के आगम मतलब आपराधिक क्रियाकलाप के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, तो उसको अटैचमेंट का ऑर्डर देगा। और ये आपका 4 वाला पॉइंट है कि व्हेन अटैचमेंट, 4 में क्या लिखोगे आप लोग, व्हेन अटैचमेंट, कब अटैचमेंट होगा, तो अटैचमेंट तभी होगा जब कोर्ट या मजिस्ट्रेट को आपको स्पष्टीकरण मिलने के बाद अगर उनको लगता है कि नोटिस जारी करना है तो वो कर सकेगा, और साथ ही साथ जो व्यक्ति उपलब्ध हुआ है और जो आपकी जो संपत्ति उपलब्ध हुई है, जो तथ्य उपलब्ध हुए हैं उस पर विचार करेगा, और व्यक्ति अगर उपलब्ध हुआ है तो उसको सुनवाई का उपयुक्त अवसर देगा। उसके पश्चात अगर संपत्ति के संबंध में उसको लगता है कि भैया जो अपराध की प्रकृति से प्राप्त हुई है, अराइज हुई है, प्राप्त व्ययन करी गई है, तो फिर उसको क्या कर देगा, अटैच करने का ऑर्डर जारी कर देगा, तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट कर देगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं है। तो ये आपका अटैचमेंट, और आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका अटैचमेंट, वैन अटैचमेंट। हेयरिंग अपॉर्चुनिटी के बाद अगर आपके 111 का सी वाले पॉइंट में अगर संपत्ति के आगम में आता है तो क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रोवाइजो बोलता है कि यदि ऐसा व्यक्ति कारण बताओ नोटिस में वृद्धनिष्ठ 14 दिन की अवधि के भीतर न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय एक पक्षीय कार्रवाई कर देगा। वेरी इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट। क्या बोला, आइए पीछे क्या बोला था, पीछे क्या बोला था, ये बोला था, देखो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब सुनिएगा, ये बोला 14 दिन में आपको अपियर होना है, और ये बोलता 14 दिन में अपियर नहीं होते, डिफॉल्ट होते हो, एब्सेंस रहते हो, तो एक्स पार्टी भी ऑर्डर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक पक्षीय कार्रवाई भी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी भैया, एक पक्षीय कार्रवाई भी हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो इसके बाद आता है आपका 5वां समोसा, जिसमें मैंने लगाई है थोड़ी सी चटनी, सेजवान चटनी, ठीक है। चलो इसके बाद अब धारा 2 क्या बोलता है, किसी भी बात के होते हुए यदि न्यायालय मजिस्ट्रेट की राय है कि भैया जो राय है वो ऐश्वर्य राय है, और क्या है, आपको बुलाया आप नहीं आए, आपको एक्सपार्टी ऑर्डर भी हो गया, अब बोल रहा है देखो यहाँ पे खेलेगा, बोलेगा एक्सपार्टी समाप्त तो होगा कि नहीं होगा, देखो बोल रहा है ऐसी चीज, ऐसी फालतू की चीज आएगी और वो मजा नहीं आएगा, मुझे पढ़ने में फिर मजा नहीं आएगा, और मैं
मजा नहीं आएगा। देखो क्या बोला, मजिस्ट्रेट किसी बात के होते हुए अगर न्यायालय मजिस्ट्रेट की राय है कि उक्त उपधारा के अधीन नोटिस जारी होने से कुर्की अभिकरण का उद्देश्य विफल हो जाएगा। लो ये बात कर रहा फोर्थ वाले की, ये बोल रहा है कि मुझे लग रहा था स्पष्टीकरण सुनने के बाद कि नोटिस जारी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नोटिस जारी अगर करूंगा तो मेरा जो अटैचमेंट का जो प्रोविजन है, जो अटैचमेंट का जो उद्देश्य है, जो अभिकरण का जो उद्देश्य है, वो क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। उसमें मैं क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। तो ये बोल रहा है तो न्यायालय मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के सीधे कुर्की अभिकरण का एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर देगा, एंट्रीम ऑर्डर। उसको लग रहा है अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे नोटिस जारी करना ही पड़ेगा, और अगर मैंने नोटिस जारी किया तो मेरा जो अभिकरण का जो ऑब्जेक्ट वगैरह जो था, जो मुझे रीजन टू बिलीव था कि ये वही प्रॉपर्टी है जो अपराध से अराइज हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एंट्रीम ऑर्डर भी जारी कर देंगे एक्स पार्टी, और ऐसा आदेश उपधारा 6 के आदेश करने तक प्रवृत्त रहेगा। इसका मतलब ये बोल रहा है, सिर्फ याद रख लो आपका कि आपके एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो एंट्रीम ऑर्डर भी हो सकता है, वो भी कब हो सकता है, आपके सबसेक्शन 5 में हो सकता है। कब होगा, सबसेक्शन 5 में। तो आपका जो एक्स पार्टी ऑर्डर है ये एंट्रीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अंतरिम ऑर्डर हो जाएगा, अंतरिम आदेश हो जाएगा, और ये सबसेक्शन 6 तक रहेगा। वैलिड कब तक रहेगा, टिल वैलिड, तो आगे देखते हैं कितने बजे कितना वैलिड रहेगा, ठीक है ना। तो आपका बोल रहा है कि यदि न्यायालय मजिस्ट्रेट यह पाता है कुर्क अभिगृहित संपत्ति अपराध का आगम है, जो आपने कुर्की करी है, जो अभिगृहित आपने अटैच अभिगृहित जो प्रॉपर्टी करी है वो अपराध के आगम है, मतलब आपकी संपत्ति वगैरह आपराधिक क्रियाकलाप से जनरेट हुई है, तो न्यायालय मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अपराध से जो प्रभावित हुए हैं आगमों को अनुपातिक रूप से वितरित करने का निर्देश। लो भैया लो, एंट्रीम ऑर्डर वैलिड कब तक रहेगा, जब तक कि डीएम ऑर्डर नहीं दे देता। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दो कंडीशन अच्छे से समझ लो इसको। आप लोग शायद, आप लोगों को सेजवान चटनी पसंद नहीं आई है, नहीं आई, नहीं आई, समझ लो। तो समोसा गरम है, आराम से खाओ, ठीक है, गरम लग रहा, ठीक है, आराम से खाओ। एक 5 वाला सबसेक्शन बात कर रहा है और एक 6 वाला सबसेक्शन बात कर रहा है। 5वां वाला बात कर रहा है एंट्रीम एक्स पार्टी ऑर्डर की, 6वां बात कर रहा है टिल, कब तक, अनटिल, अनलेस, जब तक, ठीक है ना। अब आपका एंट्रीम ऑर्डर देने का पर्पस क्या है, पहली चीज तो पर्पस एक ही चीज आ रही है पर्पस में, कि अगर नोटिस दिया तो ना तो अटैचमेंट हो पाएगा और ना ही क्या हो पाएगा, आपकी सीज हो पाएगी प्रॉपर्टी, फोर फीचर बोलते जिसको, ठीक है ना तो फोरफिट हो पाएगा ना तो अटैच हो पाएगा। अब दूसरा ये बोल रहा है कि चलो ठीक है नोटिस नहीं दे रहा है, अगर नोटिस दे दिया तो ये दोनों चीजें नहीं हो पाएगी, इसलिए एंट्रीम ऑर्डर आ गया। इसलिए क्या आ गया भैया, एंट्रीम ऑर्डर आ गया कोर्ट और मजिस्ट्रेट का। दूसरा वाला प्रोविजन क्या बोलता है, दूसरा वाला आपका क्या बोलता है समझिएगा, समझिएगा भैया, समझिएगा, समझिएगा क्या हो गया, ये नहीं आ रहा समझ में। अरे यार सीधा सीधा बात है, सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 4 ये बोल रहा है कि अगर आपने नोटिस जारी कर सकते हो, आप स्पष्टीकरण आ गया, आपको लगता है उसके अधीन आप नोटिस जारी करोगे, नोटिस जारी करने के बाद अगर लगता है कि भैया वो प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच किया जाना चाहिए तो अटैच कर दोगे, यही पढ़ा हमने अभी तक। तो ये बोल रहा है कि अगर सबसेक्शन 5 में अगर मैंने नोटिस जारी किया तो मैं कारण बताओ नोटिस में, फिर मैं ना तो मेरा अटैचमेंट पूरा हो पाएगा और ना मैं किसी प्रॉपर्टी को सीज कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो विफल हो जाएगा, जबकि मैं जानता हूं कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, वो प्रॉपर्टी भैया आपकी संपत्ति के आगम से प्राप्त हुई है, आपराधिक आगम से प्राप्त हुई है। तो फिर ये बोलता है फिर हमें एक एंट्रीम एक्स पार्टी ऑर्डर दूंगा। क्यों एंट्रीम एक्स पार्टी ऑर्डर क्यों देना है, क्योंकि एक तो व्यक्ति आ नहीं रहा, पहली चीज हमने सुनवाई का अवसर दिया वो उपस्थित नहीं हुआ, हमने उससे रीजन मांगा वो उपस्थित नहीं हुआ, तो हम क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, और हम क्या कर रहा है, अभिगृहित कर रहा है। लेकिन अगर मैंने नोटिस भेज दिया और कारण मिल गया, और मान के चलो नोटिस भेजा और कारण नहीं मिला, तो टाइम वेस्ट हुआ,
और टाइम वेस्ट होगा, जितने में मेरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी भैया, हो सकता है कुछ और रीजन हो उसके पास कि भैया हमारा उद्देश्य विफल हो जाएगा, कोई और स्टे आ जाएगा, कुछ भी चीजें आ जाएंगी, हम यार फिर अभिगृहित नहीं कर सकते। तो कोर्ट बोलता है कि हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो हम एक्सपायरी दे रहे थे उस टाइम पे, नहीं आ रहा था तो, लेकिन फिर अगर हम नोटिस भेज दें तो हो सकता है एक्सपायरी ऑर्डर के बाद भी डेट मिलती है उसको सेटिसाइड कराने की, तब तक आप अभिगृहित या सेल नहीं कर सकते या अटैच नहीं कर सकते। तो कोर्ट बोलता है एक काम करते हैं, एंट्रीम एक्सपायरी कर देते हैं कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो ऑब्जेक्शन ले ले, जब तक की कब तक की ऑब्जेक्शन ले लेगा, देखो कब तक ये वैलिड रहेगा, तो ये बोल रहा है वैलिड तब तक रहेगा कि जो आपके डीएम साहब हैं, कितने साहब है भैया, आपके डीएम साहब हैं, डीएम साहब बोलेंगे कि जो आपने जो प्रॉपर्टी अटैच करी है, जो आपने प्रॉपर्टी सीज करी, क्योंकि यहाँ पे तो एंट्रीम ऑर्डर आ गया, एंट्रीम ऑर्डर के बाद क्या हो गया, अटैचमेंट भी हो गया और एंट्रीम ऑर्डर के बाद फोरफीचर भी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो डीएम बोलता है कि आप एक काम करिए, जो आपने अटैचमेंट किया है, जो आपने फोरफीच की है, अगर उस संपत्ति के आगम से या संपत्ति के क्रियाकलाप से, आपराधिक क्रियाकलाप से कोई पर्सन इफेक्ट हुआ था तो उसको बांटो और अनुपात में बांटो। किसमें बांटो भैया, अनुपात में। मान के चलो उस आपराधिक क्रियाकलाप से, अपराध से प्रभावित हुए थे और कईयों की प्रॉपर्टी उससे नुकसान में आई थी या उनको लॉस हुआ था, तो उस प्रॉपर्टी से क्या करो, बांटते जाओ। जो प्रॉपर्टी की, जैसे संपत्ति का आगम, मैंने क्या बोला, आपराधिक क्रियाकलाप से कोई संपत्ति प्राप्त हुई या संपत्ति की कोई वैल्यू प्राप्त हुई, अब वैल्यू आई मान के चलो, तो वैल्यू को क्या करोगे आप, वैल्यू को तो बांटोगे ना। अगर उस प्रॉपर्टी से किसी को हानि हुई है, मान के चलो आपकी प्रॉपर्टी थी, बेच दी और आपकी प्रॉपर्टी बेच के कोई भाग गया, पैसे ले गया, अब आपका तो लॉस हो गया ना, अब आपके पास क्या बचा, पैसा, तो पैसा तो अनुपात में बटेगा ना उस प्रॉपर्टी का कि नहीं बटेगा। चलो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं आपके सबसेक्शन 7 में। क्या बोला, सबसेक्शन 7 आपका दिल जीत लेगा। कैसे जीतेगा, समोसा खा के। ये छठवां समोसा जो है, अभी तक समोसे समझ में आए, सबसेक्शन इज द समोसे, थोड़े बहुत। अरे यार इसका मतलब यार मेरी दुकान नहीं चलेगी। नहीं हो रहा है। अरे याद समोसे को कौन करता, खाओ ना अकेले, घर जाके याद करना चटनी कैसी थी, शेजवान चटनी कैसे लगाई सर ने, है ना। अरे मैं लगाता हूं ना यार समोसे में शेजवान चटनी इसलिए नहीं आ रहा समझ। तो कितना समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बता दो। अच्छा ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको समझ में नहीं आई, चलो अगर आपने मुझे बता दी, अगर आपने मुझे बता दी तो मैं आज चाय पिला दूंगा। अब देख लो, यही सोचने में समय लग रहा है कि मुझे कौन सी चीज समझ में नहीं आई। जो आपने बताया वो तो समझ में तो मैं क्या पाकिस्तान की चीजें बता रहा हूँ कि नहीं, ये इटली की ब्रांड है, बता रहा हूँ कि ये वाले कपड़े आपको लेना है, देखिए मेरे पास एक नई स्वेटर आई है दिवाली पे, ये आपको खरीदना है, ऐसा कर रहा हूँ क्या। मैंने आपके सामने बहुत सारी कपड़े की दुकान खोल दी क्या कि ले ये भी पसंद करिए, ये भी पसंद कीजिए, ये भी पसंद। सही हो रहा है। अरे तो ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यार, ये लॉ है यार। अब लॉ ऐसा बोल रहा है, देखो मैं शुरुआत से बताऊं, आप लोग तो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है कि आपको समझ में नहीं आया, मुझे तो पूरी स्टोरी याद हो गई। एक पुलिस ऑफिसर आता है, एक पुलिस ऑफिसर को पता चलता है, उसको रीजन टू बिलीव रहता है, रीजन टू बिलीव पे वो किसी प्रॉपर्टी को अभिगृहित कर लेता है, करता है कि नहीं करता, अभिगृहित करता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पज से। इन्वेस्टिगेशन पर्पज से क्या कर रहा, अभिगृहित कर रहा। फिर उसके बाद की क्या प्रोसीजर है, कितने कंडीशन पे, 2 कंडीशन, कौन सी 2 कंडीशन पे। अब लोग आपको पता होने के बाद भी आप लोग नहीं, अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस समोसे की बात कर रहा हूँ, आप लोग कहाँ पता कहाँ पहुंच गए, इस पे बात कर रहा हूँ। ये उसको पता है ना कि प्रॉपर्टी राइज हुई है, परिणाम स्वरूप किसी आपराधिक क्रियाकलाप से राइज हुई है, पाई जाती है, ये फलाना ठिकाना होती है, तो वो बोलेगा कि यार एसपी साहब और कमिश्नर साहब, ये आपके अनुमोदन से अगर हो जाए तो कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को यार क्या करिए, एक आवेदन लगा दीजिए, जिससे क्या हो जाए, जिससे प्रॉपर्टी सेल हो जाए, जिससे प्रॉपर्टी अटैच हो जाए, जिससे प्रॉपर्टी की क्या हो जाए भैया, आपकी सीज हो जाए,
जिससे प्रॉपर्टी और क्या करने चले, कॉग्निजेंस में चली जाए या किसी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को सुपुर्द हो जाए, जिससे ट्रायल चल सके, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के ही थ्रू क्या हुआ है, ऑफेंस हुआ है। ये वाली चीज बोली कि नहीं बोली। फिर उसके बाद दूसरा वाला समूसा बोला कि चलो ठीक है, साक्ष्य ले लिया कोर्ट मजिस्ट्रेट ने या लिए बिना, बोलेगा कारण दर्शित करने का नोटिस, क्योंकि आप किसी भी प्रॉपर्टी को ऐसे नॉर्मल अटैच नहीं कर सकते, आपको कारण बताना पड़ेगा भैया। कारण दर्शित करके एक नोटिस जाएगा, तो नोटिस उसको जाएगा जिसके पास प्रॉपर्टी है, या तो पुलिस वाले के पास जिसने अभिगृहित कर ली प्रॉपर्टी उसके पास चला जाएगा कि भैया कारण बताइए कि प्रॉपर्टी अटैच क्यों ना सेल कर दी जाए, सेल करना है कि नहीं करना है, सॉरी अटैच कर दी जाए, क्यों ना अटैच कर दी जाए। अगर मान के चलो कारण दर्शित कर रहा है, कोई व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन ले लिया था बीच में, बोले कि नहीं यहाँ पे अटैच नहीं कर सकते, तो नोटिस जाएगा उस व्यक्ति को, या जिसने धारित करी है किसी और व्यक्ति के पास वो प्रॉपर्टी है उसको एक कॉपी चली जाएगी। ये वाली बात भी हमने समझ ली। फिर उसके बाद हमने क्या समझा, उसके बाद हमने ये समझा कि भैया 14 दिन का बात हो गई, 14 दिन के बारे में अगर आ गया व्यक्ति अपेयर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक्स पार्टी कर देते हैं। यही समझा कि नहीं समझा। अगर एक्स पार्टी कर दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स पार्टी के बाद भी हमें डाउट हो रहा है कि यार अगर हमने इसको नोटिस भेज दिया, मान के चलो अगर हमने एक्स पार्टी कर दी, ठीक है, और एक्स पार्टी क्योंकि उसमें क्या लिखा, नोटिस तो कभी भेज सकते हैं, तो हम क्या करेंगे भैया, एक्स पार्टी ऑर्डर के बाद पहले जो 4 वाला है उस पे जाओ वापस, और उसमें लिखा था कि आपने क्या करना है भैया, आपको नोटिस भेज सकते हो, कर सकते हो लगता है अगर आपको, और उसके अधीन काम कर सकते हो। भाई ने स्पष्टीकरण दिया, आपको लगता है नोटिस अगर मैं भेज दूंगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो विफल हो जाएगा, इसलिए मैं एंट्री में एक्स पार्टी पहले ही कर देता हूं। जैसे कि क्या होता है प्रैक्टिकल पर्पस पे, हमने एक बार समन किया किसी व्यक्ति को, नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं सर, एक काम करिए, जैसे अभी हमारा 70% 3 साल में मैटर बिगड़ा था, तो हम क्या कर रहे थे सर, एग्जाम की डेट पास आ रही है, एक काम करिए आप एंट्रेम ऑर्डर जारी कर दीजिए, सभी बच्चों को एग्जाम देने दीजिए। तो एंट्रेम ऑर्डर जारी हो गया, हमने आदेश का वेट नहीं किया, किया क्या हमने आदेश का वेट नहीं। तो ऐसे ही अगर कोर्ट को लगता है कि देखो यार अटैचमेंट और ये सब चीजों के चक्कर में अगर हम रहेंगे, 14 दिन का अवसर वगैरह देंगे, और व्यक्ति का दिख नहीं रहा है कि अभी ऑर्डर आएगा नहीं, डेट पे डेट मिलती जा रही है, चीजें होती जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि एंट्रीम एक्स पार्टी कर देंगे, जिससे कि ये उद्देश्य विफल ना हुए, प्रॉपर्टी हम अटैच कर लें, जिससे कि वो सेल ना कर पाए या कहीं रिमूव ना कर पाए चीजों को, या हटा ना पाए, कुछ ना कर पाए, डिस्ट्रॉय ना कर पाए, इस कारण से, क्योंकि हमारा उद्देश्य फेल हो जाएगा, हमारी प्रोसीजर फेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है और अभिगृहित कर रहा है। तो अब उसमें क्या बोल रहा है कि कब तक करोगे बेटा, कब तक करोगे, कोई लिखिए डेट, तो ये बोला नहीं हम तब तक करेंगे जब तक मजिस्ट्रेट जो आपका डीएम साहब है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यार कोई अपराध अगर जनरेट हुआ है, कोई प्रॉपर्टी जनरेट हुई है किसी अपराध के करने के चक्कर में, और जो जो व्यक्ति इफेक्ट हुआ है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बंटवारा कर देंगे उसके बीच में। तो ये बोला बंटवारा कितने दिन के भीतर, डीएम साहब की भी तो लिमिट बताओ। तो ये बोला लो लो 6वां समोसा खाओ, हाँ 7वां, अब मैं ही समोसे भूल गया हूँ कितने बेच दिए मैंने, 7वां 6वां है यार, हाँ ठीक है 7वां समोसा। ये है मेरे ऑनलाइन यूट्यूबर के खिलाफ। जिसको समझ में नहीं आएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा 7 समोसे मैं खिलाऊंगा, और जिसको समझ में आ गया 10 समोसे मुझे चाहिए। अब आप सोच लो, इसका मतलब आप लोग हमेशा यही बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि 10 समोसे कौन खिलाएगा, आज की दुनिया में कौन इतना दयावान इंसान है जो 10 समोसे ले दे। 15 का एक समोसा चल रहा है, ठीक है ना, कितने का चल रहा, कहीं कहीं तो 20 का चल रहा, 10 का मिल रहा है क्या, इसका मतलब आप समोसे की थोड़ी सी वैल्यू कम कर रहे हो। समोसा, जब मैं इंदौर आया था तो समोसा ही मेरा आधारशिला थी, और जब मैं कॉलेज पढ़ता था सागर में तो 2 समोसे पे तो पूरी लाइफ चलती थी मेरी। ठीक, ठीक है, आपको बहुत अच्छी याद है, मैंने 5 रुपए से कम के समोसे नहीं खाए। देखो 7 वाला क्या बोल रहा है, उपधारा 6, अभी तो खैर ये 7 रुपए का समोसा खाइए। क्या लिखा है, इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश की प्राप्ति पर जिला मजिस्ट्रेट 60 दिन की अवधि के भीतर अपराध के आगम हो या स्वयं वितरण करेगा या अधीनस्थ किसी वितरण। देखो मैंने बोला था ना डीएम साहब, आप कब तक वितरण कराओगे, आप भी तो अपनी ड्यूटी निभाइए, सीधा लिख दीजिए कितना भैया, 60 दिन में या तो स्वयं करवा दो या सबॉर्डिनेट को करवा दो, या सबॉर्डिनेट से करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया। जो 7 समोसे जो हैं वो 60 दिन में वितरण हो जाने चाहिए। और कौन कराएंगे, समोसे कौन बेच रहा है, मैं, डीएम ऑर्डर दे रहा है 60 दिन में बेचना है विजय सर,
तो विजय सर ने 60 दिन में समूसे बेच देंगे, ठीक है ना। ठीक है, स्वयं भी बेच सकते हैं, अगर मैं ना रहूं तो समूसे बेचने का क्या है, ठीक है ना। समूसे, आप विश्वास नहीं मानोगे, समूसे अच्छा बिजनेस है समोसा। अरे यार ठीक है, खैर आप बोलोगे। चलो खैर छोड़ो अब। 8 वाला और लास्ट, आज का लास्ट पढ़ते हैं। ये बोल रहा है यदि ऐसे आगमों को प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार नहीं है, या कोई दावेदार अविनिश्चय नहीं है, या दावेदार के समाधान के पश्चात कोई अधिशेष है, तो अपराध के ऐसे आगमों को सरकार जब्त करेगी। वेरी गुड। अपराध के आगमों पर अगर कोई दावेदार है ही नहीं, वितरण करने के लिए कोई दावेदार करता ही नहीं है कि सर मेरा लॉस हुआ है, ऐसा कोई बोलता ही नहीं है, हाय हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा कोई बोल ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है सरकार जब्त करेगी। फिर कौन जब्त करेगी भैया? सरकार। बस यहाँ पे गवर्नमेंट आएगी। अगर कोई दावेदार नहीं है, कोई है नहीं है, तो सरकार करेगी, ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो आज की क्लास में इतना मेरी तरफ से काफी है। आपका 106 और सेक्शन आपका 107। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, और लता मंगेशकर से आप लोग मिल लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। आशा भोसले, है ना। चलिए, अब तो खैर